गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर की करंट अफेयर। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम और आप डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीसेंट जो मिशन न्यूज में रहे जस्ट लाइक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, इसे हम डिस्कस करेंगे। एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है, किसने इसे पब्लिश करी और किसका इसमें डेटा मेंशन है उसको हम जानेंगे। IMO को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए रिसेंटली इंडिया को अगेन इलेक्ट किया गया है। साइक्लोन दितवाह से जो भी नुकसान हुआ है उसमें हेल्प के लिए इंडिया ने जो एड भेजी है श्रीलंका को, उसके बारे में हम जानेंगे। नीलगिरी क्लास, यह फ्रिगेट अभी न्यूज में रही, किस प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसे हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, क्यों यह न्यूज में आए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बट सबसे पहले हम लास्ट वीक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल के सेशन में जो क्वेश्चंस हमने और आपने डिस्कस किए थे उन्हीं का हम वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन, which Indian aircraft carrier represented India in the International Fleet Review 2025 at Colombo? So Colombo श्रीलंका में इंडिया को रिप्रेजेंट करा एक मैरीटाइम इवेंट में जिसका नाम है द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, और यहाँ पे पहुंचा था INS विक्रांत। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। राइट, द नेक्स्ट वन, विच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? सो इसके लिए प्लानिंग चल रही है और अमरावती को इसके लिए डिक्लेयर किया गया है और आंध्र प्रदेश के गोल के साथ ये अलाइन करता है। इसके अलावा कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल को हमने डिस्कस करा, किस स्टेट का प्राइमरली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है ये, एंड तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर ए इज दी आंसर। साइक्लोन स्टॉर्म दितवाह को हमने डिस्कस करा, जो एक्टिव है अभी रिसेंटली सदर्न इंडियन श्रीलंका में, और इसका जो नेम है किस कंट्री ने दिया है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यमन ने। और बेसिकली सुकुत्रा आइलैंड पर एक लगून लेक है, उसी पर बेस्ड यह नेम है। इसके अलावा वेयर वॉज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो यह जो कॉन्फ्रेंस है इसे कहाँ पे होस्ट किया गया? अजरबैजान में, कैपिटल बाकू में। एंड वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सिंगल यूज बायोप्रोसेस डिजाइन एंड स्केल फैसिलिटी इनोग्रेटेड? और इसका रिसेंट इनोग्रेशन हमें देखने को मिला था हैदराबाद में। एंड जॉइंट क्रैकडाउन ऑपरेशन लॉन्च अगेंस्ट द नाइजीरियन ड्रग कार्टेल इन नवंबर, और इसका जो नाम है ऑपरेशन ईगल फोर्स, जिसे एनसीबी ने दिल्ली पुलिस एंड अदर जो भी स्टेट पुलिस है उनके साथ मिलकर यहाँ पे चलाया। एंड विच मेट्रो सिस्टम हैज बीन सर्टिफाइड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फुल्ली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? सो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क कौन बन चुकी है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हें दिया जा चुका है, दैट इज रियाद मेट्रो। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस करा कुमारी कमला, हु रिसेंटली पास्ड अवे, एंड किस क्लासिकल डांस से ये एसोसिएटेड, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम से। एंड द लास्ट वन, द रेड प्लैनेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो रेड प्लैनेट डे को ऑब्जर्व किया जाता है 28 नवंबर को, जो कि मार्स को डेडिकेटेड एक डे है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। The first question, National Mission for Mentoring is a flagship initiative of which ministry? So NMM एक flagship initiative है किस मिनिस्ट्री का? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का flagship initiative है। एट प्रेजेंट ये न्यूज में क्यों आया? बिकॉज यूजीसी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट की है कि आप टीचर्स को नॉमिनेट कीजिए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग के लिए। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग का यहाँ पर एक मेन स्टेप है, दैट इज मेंटर मेंटी कनेक्शन को बूस्ट करना, और यहाँ पर जितने भी टॉप पद्म अवॉर्डीज हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया है एज अ मेंटी। और मेंटर कौन है? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके टीचर, सो दैट टीचर्स को यहाँ पर मास्टर लेवल पर ट्रेनिंग दी जा सके और आगे जाकर टीचर्स स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, एंड दैट इज द गोल ऑफ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। सो यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को 2022 में लॉन्च किया गया था। किसके साथ ये अलाइन करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ ये अलाइन करता है। और इस मिशन को यहाँ पे डिजाइन किसने करा है, कौन इसे डेवलप कर रहा है, उसके लिए एक बॉडी का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट इज NCTE। कौन है NCTE? द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यह इस मिशन को डिजाइन कर रहे हैं, प्लस इस मिशन के लिए जो ब्लू बुक्स है, द नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग ब्लू बुक, इसे पब्लिश करने में लगे हुए। ओवरऑल गोल सिंपल है, टीचिंग जो ट्रेनिंग है उसे इन्हांस करना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, दैट इज द गोल, ओनली गोल ऑफ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। अच्छा, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन मैंने देखा है PYQ में, दैट इज
सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो नेशनल मिशन फॉर मेंटेनिंग प्रोग्राम है, इसको डेवलप करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का रोल यहाँ पर रहा है? ऑप्शन में आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन गिवन था, सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, और किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यह होगा? सो डेवलप तो इसे एनसीटीई कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए, वह ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यह आपसे पूछा गया था, दैट इज IUCTE. सो इसके बारे में ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन. कहाँ पर यह बेस्ड है? वाराणसी BHU कैंपस में यह बेस्ड है. BHU द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. सो BHU कैंपस बेस्ड IUCTE यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसे बूस्ट करने के लिए लगी हुई है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग के लिए, जबकि इसको डिजाइन करने में लगा हुआ है NCTE. दैट्स ऑल. ओवरऑल 2022 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर जो ट्रेनिंग है उसे बूस्ट करने के लिए जो स्टेप इन लोगों ने उठाया, एंड दैट्स वाई ये आ गया न्यूज में. एंड इसके अलावा यहाँ पर मेंशन है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो प्लीज नोट, यहाँ पर जो NEP है वो यहाँ पर किस सिस्टम पर बेस्ड है? क्या आप बता सकते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग लाइफ है वो कितने ईयर की होती है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है. सो प्लीज नोट, NEP 2020 यह बेस्ड है 5 + 3 + 3 + 4. इट मीन्स यहाँ पर टोटल कितने ईयर हो चुके हैं? 15 ईयर. सो एक स्टूडेंट का जो लर्निंग फेज होता है एज पर NEP 2020 वो 15 ईयर है एज पर दिस. इसको ध्यान रखना. चले आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अदर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलेटेड है हाल फिलहाल में जितने भी नेशनल मिशन यहाँ पर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, उन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे. सो युवा AI फॉर ऑल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द इंडियन AI मिशन. सो इसे यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने. अश्वनी वैष्णव इज द कैबिनेट मिनिस्टर. सेंटिनल 6 भी एक ज्वाइंट मिशन है. किस एजेंसी का है? नासा का, NOAA का एंड ESA का है. ये NOAA US बेस्ड ही एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर एस्केपेड को हमने देखा था, किसका है? नासा का है ये है. एंड नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली की थीम क्या रही थी? ट्रांसलेटिंग नॉलेज टू प्रैक्टिस, वन अर्थ, वन हेल्थ एंड वन फ्यूचर. इसके अलावा हमने देखा था विच स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन हैज ओपन अ सेपरेट कोर्ट रूम फॉर फास्टर हियरिंग एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस, और ये स्टेप आया था पंजाब से. एंड द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर पंजाब है. सो ये क्वेश्चन रह गए रिविजन के लिए. एंड चांगी यहाँ पर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम एक काउंसिल को डिस्कस कर रहे हैं जो कि लोकपाल ऑफ इंडिया की कुछ रिलेटेड इश्यूज के कारण न्यूज में रहा था. सो यहाँ पे क्वेश्चन है NPC के लिए, द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो यह फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत. अच्छा, एट प्रेजेंट ये न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ जो कंप्लेन है जो लोकपाल ऑफ इंडिया ने NPC के अगेंस्ट में यहाँ पे फाइल की थी उसे डिसमिस किया है. और यहाँ पर एग्जैक्टली डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार का कनेक्शन बताया गया इस केस के साथ, NPC के साथ, और इसी प्रमोशन केस को यहाँ पर डिसमिस किया गया बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज़ में आया. सो यहाँ पर NPC द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इनका गोल क्या है? इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है, ट्रेनिंग, रिसर्च, सर्विस, कंसल्टेंसी, इन सबको इम्प्रूव करना नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मेन गोल है. एग्जाम में NPC से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सिंपल सा था कि किस ईयर में NPC को यहाँ पे बनाया गया है, कौन से ईयर में इसे एस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज द PYQ जो NPC से रिलेटेड था. और 1958 इज द ईयर जब NPC को यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था. ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत ये फंक्शन करता है, और यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, ये NPC का काम है. और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ NPC इंडिया का अलाइन करता है. यहाँ पे लोकपाल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे न्यूज़ में रहे. सो उनके एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम हम एक बार देख लेते. सो अजय मानिक राव खानविलकर, ही इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज है, एंड रिसेंटली
लोकपाल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर यह अपॉइंटेड है, दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से रिलेटेड एक वीक भी इंपॉर्टेंट है, उस वीक को आप ध्यान रखेंगे। ये अपना नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट करते हैं? सो 12th ऑफ फैब से 18th ऑफ फैब के बिटवीन ये लोग सेलिब्रेट करते हैं द नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। इसे आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के साथ। The next question, which organization has released the annual groundwater quality report? So यहाँ पर बस एक रिपोर्ट को हाईलाइट किया गया जो वाटर क्वालिटी को यहाँ पे दिखा रहा है। So uranium contamination in water and that is the highlight of this report. इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करा है CGWD ने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। इन लोगों ने सैंपल्स लिए 2024 में सम 15,000 सैंपल्स का एनालिसिस यहाँ पे किया गया और इस रिपोर्ट को रिलीज करा है CGWB ने। इस रिपोर्ट में बताया गया कि यूरेनियम का जो लेवल है वो BIS स्टैंडर्ड से भी यहाँ पर ज़्यादा है एंड ये जो सैंपल्स है इनमें 13 से 15% सैंपल्स में यूरेनियम का लेवल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। जबकि दिल्ली को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, दिल्ली के 83 सैंपल में से जो 24 है उसमें 30 पार्ट्स पर बिलियन यूरेनियम का जो लेवल है वो यहाँ पर 30 ppb से एक्सीड करता है। एंड इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब को आइडेंटिफाई किया गया एज ए हॉटस्पॉट, मेजर कंटेमिनेशन हॉटस्पॉट, जहाँ के वाटर में यूरेनियम का लेवल यहाँ पर पाया गया। सो दैट इज द अपडेट ऑफ दिस रिपोर्ट। सो यहाँ पे यूरेनियम वाटर में आ कहाँ से रहा है? जितना भी प्रोसेस चल रहा है माइनिंग का, खनन का, एक्सट्रैक्शन का एंड न्यूक्लियर एक्टिविटी का इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, उसी के कारण यूरेनियम कंटेमिनेशन यहाँ पे वाटर में इन्हांस हो रहा है और यही इस रिपोर्ट में बताया गया। ओवरऑल यहाँ पे हम देख रहे हैं द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, एग्जैक्टली सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के तहत ये फंक्शन करता है। और एग्जाम में जो PYQ इससे पूछा गया था कि आपको एक पर्टिकुलर एक्ट गिवन था और आपको बताना था कि इस एक्ट के द्वारा किस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है। उस एक्ट का नाम था एनवायरमेंट एक्ट 1986 और इसके थ्रू किस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे और उसमें से आंसर था द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को यहाँ पर एनवायरमेंट एक्ट 1986 के बेस पर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है और एग्जैक्टली 1986 इज द ईयर जब इन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया था। दैट्स ऑल। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ये फंक्शन करता द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और अपनी इस रिपोर्ट के कारण हाईलाइट में आ गया। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो IMO को हम डिस्कस कर रहे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एपिक्स बॉडी है जो ग्लोबल लेवल पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर मैनेज कर रहा है और इंडिया इज द मेंबर। एंड रिसेंटली इनका 34th सेशन यहाँ पे हुआ, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर C, लंदन में 34th सेशन को होस्ट किया गया और इस सेशन में इंडिया को री इलेक्ट किया गया IMO काउंसिल के लिए 2026-27 प्रेसिडेंसी के लिए। सो प्लीज नोट यहाँ पर जो IMO काउंसिल है टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। और यहाँ पर इंडिया को B कैटेगरी में अगेन अपॉइंट किया गया, मेजॉरिटी हमारे साथ थी, मोस्ट वोट्स हमें रिसीव हुए 154 आउट ऑफ 169 एंड हम आ चुके अगेन B कैटेगरी में। ओवरऑल B कैटेगरी करता क्या है, यहाँ पर जितना भी इंटरनेशनल सी ट्रेड है उसमें जितना भी इंटरेस्ट है कंट्रीज का, मैनेजमेंट है, उसके लिए कैटेगरी B का वर्क है और उसी के लिए इंडिया को यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है। सो दैट इज द न्यूज। IMO का सेशन 34 लंदन में हुआ, इंडिया को कैटेगरी B में IMO काउंसिल में अगेन री इलेक्ट किया गया। सो IMO को हम देख रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, इसे बनाया कब गया था, हमने पहले भी डिस्कस करा था IMO को। सो UN की स्पेशल एजेंसी है, इसे किसी और नेम से बनाया गया था, देन आगे जाकर नेम चेंज कर दिया जाता है। 1948 में ओरिजिन हुआ था ये, तब उसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे जाके 1982 में इसका रीनेम कर दिया जाता है एंड तब से इसे अब से लेकर तब से नाम जाना जाता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनका, ये आपको बताना है बिकॉज लास्ट सेशन में हमने IMO का हेडक्वार्टर को यहाँ पे हाईलाइट किया था। सो यहाँ पे कुछ ट्रीटीज है जो IMO से रिलेटेड है और एग्जाम में सिंपल सा उस ट्रीटी का नेम मेंशन होता है और आपको बताना होता है कि ट्रीटी किससे रिलेटेड है। सो मापोल ट्रीटी है, किससे रिलेटेड है, IMO से रिलेटेड है। मापोल ट्रीटी एग्जैक्टली मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। इसका मेन गोल क्या है, जितना भी पॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा है शिप से, ऑयल, गार्बेज, एयर की फॉर्म में, उसे मिनिमाइज करना मापोल का यहाँ पर मेन गोल है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है दैट इज सोलास ट्रीटी
और सोलास ट्रीटी किससे रिलेटेड है? IMO से रिलेटेड है। शिप्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यह यहाँ पर सेट करती है। इसके अलावा एक है द बेलिस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, जितना भी स्पीशीज जो इन्वेजिव है उनके स्प्रेड को यह रोकता है। जो काम की स्पीशीज नहीं है वो वाटर में ज्यादा फैले नहीं, उसको रोकना बेलिस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन का यहाँ पर गोल है। सो ओवरऑल हमने 3 ट्रीटी यहाँ पे देखी, सोलास, मापोल एंड दी बेलास्ट। ये तीनों किससे रिलेटेड है? IMO से रिलेटेड है। नाउ द IMO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे ऑपरेशन दितवाहा की अपडेट तो हमने देखी थी कल के सेशन में। ऑपरेशन नहीं, साइक्लोन दितवाहा। सो वी ऑल नो जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडियन स्टेट्स है तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका, इसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो साइक्लोन दितवाहा के यहाँ पर चल रहे हैं। और कौन सा मानसून इसे इफेक्ट कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून इसे अफेक्ट कर रहा है। So recently, what is the name of the operation launched by India to assist Sri Lanka after cyclone Ditwaha? और इसके लिए हमने ऑपरेशन यहाँ पे चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु। और इसके लिए हमने एड हेल्प यहाँ पर दिए श्रीलंका को साइक्लोन दितवाहा के बिटवीन। सो साइक्लोन के कारण जितना भी निधन, फ्लड, लैंडस्लाइड यहाँ पे देखने को मिला, 1000 ऑफ पीपल की जो डेथ है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। 29 नवंबर को इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर 12 टन ऑफ एड डिलीवर करते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू कोलंबो में, श्रीलंका में। एंड दैट्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में आया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। अगेन ऑपरेशन वर्ड को हम की बनाते हैं यहाँ पे एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करे थे, कुछ नए आ जाएंगे, हम देख लेंगे। ऑपरेशन मिडास यूक्रेन से रिलेटेड है। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर डिसमेंटल करने के लिए नार्को टेररिस्ट को, और इसे यूएस ने यहाँ पे चलाया। DRI का मेजर ऑपरेशन मुंबई में, उसका नाम था ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ऑपरेशन छतरू। साइहॉक ऑपरेशन साइबर क्राइम से रिलेटेड ऑपरेशन, इसे दिल्ली में चलाया गया। एंड 260 करोड़ वैल्यू का 328 kg ये जो ड्रग है इसे दिल्ली में सीज किया गया किस ऑपरेशन के थ्रू? ऑपरेशन क्रिस्टल फॉर्ट्रेस के थ्रू। और NCB द नेशनल नार्कोटिक्स जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उन लोगों ने इसको चलाया है यहाँ पर। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो यहाँ पे अगेन हम एक बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में हमने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे डिस्कस करा है जो कि करंट अफेयर में आई है। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट? सो NCRRI को यहाँ पे कौन एस्टेब्लिश करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव सर, ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, एट प्रेजेंट ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है 120 करोड़ बजट के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इन्वेस्ट कर रहा है एंड दैट्स व्हाई द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट हाईलाइट में रहा। नाम से ही समझ में आ रहा है जो कोरल रीफ है इनके मैनेजमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बनाया गया। कोरल रीफ रिसर्च के लिए जो मेन एजेंसी है इंडिया में दैट इज द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत यहाँ पर फंक्शन कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कोलैब कर रहा था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो QR कोड बेस्ड डिजिटल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है जितने भी कोरल रीफ स्पीशीज इनके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पे कोरल रीफ में इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, बजट है 120 करोड़ एंड दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में आ गया। इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस कर सकते थे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली इनके जो हाईएस्ट बॉडी है कौन है यहाँ पर? एग्जैक्टली DG द डायरेक्टर कौन है? और फर्स्ट विमेन है जो JSI की फर्स्ट विमेन डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट की गई है। उनका नाम इस क्वेश्चन के साथ हम हाईलाइट करेंगे, नाम है धीरती बैनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ये है फर्स्ट विमेन अपॉइंट हुई है एज अ डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 105 ईयर ओल्ड है। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में बेस्ड है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे बनाया गया था 1916 में। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रोजेक्ट 17A अगेन यहाँ पे न्यूज में आ चुका है बिकॉज 4th शिप को यहाँ पे डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को। व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी नवंबर 2025? और इसका नाम है ऑप्शन नंबर C, INS तारागिरी। सो बेसिकली प्रोजेक्ट 17A के थ्रू जिसे नीलगिरी क्लास कहा जाता है फ्रिगेट्स को डेवलप किया जा रहा है। 2 बॉडीज को यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है वो दिया गया। कौन कौन सी बॉडीज है वो? वी ऑल नो दी
GRSE, गार्डन रेस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एंड MDS, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। इन दोनों को ये प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट 17A, जिसके तहत ये टोटल 7 फ्रिगेट्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। 2 फ्रिगेट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, द INS नीलगिरी एंड INS उदयगिरी। दोनों को ध्यान रखना, इन्हें तो हमने काफ़ी टाइम डिस्कस करा है और प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। इसके अलावा जो थर्ड थी वो हिमगिरी थी। नाउ 4th शिप यहाँ पे आ चुकी है जिसका नाम है द तारागिरी। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5th, 6th और 7th है, 5th यहाँ पर महेंद्रगिरी है, 6th यहाँ पर दूनागिरी है एंड 7th यहाँ पर विंध्यागिरी है। इस प्रकार ये जितनी भी गिरी शिप्स है नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। रिसेंटली INS तारागिरी को यहाँ पे डिलीवर किया गया इंडियन नेवी में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। आगे बढ़ते, एग्जैक्टली ध्यान रखा मुंबई में ये डिलीवरी यहाँ पे कंप्लीट हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर IPC को हम देख रहे हैं। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में एक MOU साइन करा है इन लोगों ने, IPC, द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, and it is an autonomous institution, functions under which ministry? So Ministry of Health and Family Welfare के तहत ये फंक्शन करता है। JP नड्डा सर इज द कैबिनेट मिनिस्टर एट प्रेजेंट। सो यहाँ पर IPC ने एक MOU साइन करा है एंड नागालैंड मेडिकल काउंसिल के साथ ये जो MOU है ये साइन किया गया, सो दैट जो नागालैंड है वहाँ पर जो मेडिसिन है उनके डेवलपमेंट में ये अपना जो रोल है यहाँ पे निभा सके। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत ये फंक्शन करता है। IPC का मेन गोल क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल यूज़ के लिए जितना भी ड्रग है उनको अपडेट करते रहना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर करना, यही इसका मेन गोल है। और MOU साइन के कारण यह न्यूज़ में आ गया। सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC सन 1956 से इसे एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत ही फंक्शन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं सोलार फेज सेकेंड, इससे से रिलेटेड कुछ अपडेट है। What is the name of the initiative launched to expand climate resilient solar irrigation system across South Asia and East Africa? साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में जो सोलार रिलेटेड सर्विसेज है, इरिगेशन सिस्टम, उसे एक्सपेंड करने के लिए एक इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया है और उसी के लिए एक अपडेट सामने आई है और इस इनिशिएटिव का नाम है सोलार फेज सेकेंड। सोलार फेज सेकेंड का मेन गोल क्या है? साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, जस्ट लाइक इंडिया, बांग्लादेश, केन्या, इथियोपिया, और इन सब में सोलर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया जाएगा जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। इसी के लिए फेज सेकंड इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके लिए कोलैब करा है बेसिकली 2 बॉडीज़ ने, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड यहाँ पर स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंस्टीट्यूट दैट इज SDC, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। सो इन लोगों ने यहाँ पर सोलार फेज सेकेंड को नवंबर के मंथ में लॉन्च करा सो दैट इन कंट्रीज में सोलर इरिगेशन सिस्टम को यहाँ पे एक्सपेंड किया जा सके। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कब इसे फॉर्म किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बस हम यही जानेंगे। सो वाटर मैनेजमेंट के लिए जो रिसर्च बॉडी है यह है IWMI। इनका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका में है। सो श्रीलंका में एक ऐसी बॉडी का हेडक्वार्टर है जो वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर करता है और 1958 में इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था। और SDC तो स्विट्जरलैंड बेस्ड है, इसे हम यहाँ पे नहीं जान रहे। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे नासा का एक मिशन जिसे लॉन्च किया गया था 2020 में, वो न्यूज़ में आया है, द मार्स 2020 मिशन, जिसका पार्ट है द परसिवरेंस रोबोट। द क्वेश्चन, which space agency's Perseverance rover recently detected electrical activity in Mars atmosphere for the first time? So electrical activity यहाँ पे डिटेक्ट करा है इस रोवर ने मार्स एटमॉस्फेयर में पहली बार। और किस स्पेस एजेंसी का यह पार्ट है? नासा का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वी ऑल नो। सो मार्स 2020 मिशन, और उसी के तहत ये जो रोवर है 2021 में जेजेरो क्रेटर पर लैंड हुआ था। सो एक क्रेटर को हमने यहाँ पर जाना जिसका नाम है जेजेरो क्रेटर। कौन से प्लैनेट के सरफेस पर यह लोकेटेड है? मार्स, मंगल ग्रह पर यह लोकेटेड है। और इसी क्रेटर पर एक लेक को इन लोगों ने फाउंड करा था और यहाँ पर इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया एंड दैट्स वाई ये रोवर और ये जो मिशन है ये न्यूज़ में आ गया जो कि नासा से रिलेटेड है। ओवरऑल 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, 2021 में इस क्रेटर पर यह पहुंचा। रोवर का नाम क्या है? परसिवरेंस एंड बाय द नासा। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आज के लिए आपके जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज़ नोट वो नासा से रिलेटेड है।
नासा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हम देखते रहते हैं वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया एज ए क्विज, एंड इनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।